Hello friends, this is V from Saraswati classes Narol, Ahmedabad. Friends, today we are going to take final accounts of standard number 12, chapter number 2, which is to be asked in examination of 11 months. So without wasting our time, let's start our second question. First question we have solved in previous lecture, question number 8. Today we'll discuss question number 9. Friends, this is a very important chapter for the point of view of examinations. So be careful, be attentive over here, and if there is any query at the end of the lecture, you can ask me. So let's start our second question. See what is given. Question number 9. If you have books, see on the book. Parthiv and Priya are the partners of partnership firm. From the trial balance sheet of 31st March 17 and adjustments, prepare a final accounts of partnership firm. Here your old profit and loss ratio is not given to you. If you don't have given the profit and loss ratio, then we'll assume it 1:1, equal ratio between both of the partners. Start with the trial balance sheet. Friends, I have done the certain entries of trial balance sheet. Let me tell you one more thing. When we do the trial balance sheet entries, we'll have to post only one effect of that. I have done this one. See what is given. Drawings, Parthiv and Priya. So as you all know, drawing is an expense of partners. So it will be at the debit side of partners account to drawing account 4,800 and 3,200 rupees. Secondly, net cost of purchase. Friends, this is to be known as adjusted purchase. इसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नाम भी दे सकते हैं. कहाँ आता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर नेट कॉस्ट ऑफ परचेज अथवा परचेज एडजस्टमेंट अथवा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सबका मतलब एक ही होगा. 1,06,000 हमने वहाँ पोस्ट कर दिया. Stock of goods 31st March 17. As we know friends, our year is ending on 31st March 17. तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर ही 31st March 17 का स्टॉक दिया हुआ मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, उसको आप डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिख सकते. उसकी डायरेक्ट एंट्री कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में. और जब आपको पहले से क्लोजिंग स्टॉक दे दिया गया है, इट मीन्स कि अब आप उसको प्रॉफिट आपको एडजस्टमेंट में वो देखने को नहीं मिलेगा. दूसरी एक चीज़ फ्रेंड, जब भी आपको एडजस्टेड परचेज नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसा दिया गया हो तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में अब इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उन दोनों के इफेक्ट को प्लस माइनस करके हमने पहले से ही नेट कॉस्ट ऑफ परचेज 1,06,000 यहाँ पे सॉल्व कर दिया है. इसलिए अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अंदर दिया होगा तो भी नहीं लेंगे, इनफैक्ट देंगे तो नहीं. चलो आगे चलते हैं. रिसीवेबल्स, तो लिखिए इन ब्रैकेट. रिसीवेबल का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल्स, लेनी हुंडी. एसेट है हमारी करंट एसेट्स, तो एसेट्स में नीचे हाफ पेज के नीचे जाकर सॉल्व कर देंगे वहाँ पर. उसके बाद बेसिस एंड सैलरी खर्चा है, ठीक है. ये कहाँ जाएगा? अच्छा, रिसीवेबल्स को हम बिल्स पेबल्स या बिल्स रिसीवेबल्स के बदले में आप उसको डेटर्स क्रेडिटर्स का नाम भी दे सकते हो. तो यहाँ पर हम उसको बिल्स रिसीवेबल्स ना डील करके डेटर्स ही नाम देंगे. ये है आपका 48,000, ठीक है. माय मिस्टेक. रिसीवेबल्स मीन्स नॉट बिल्स रिसीवेबल्स, दे आर डेटर्स. ओके. सिमिलरली पेबल्स मीन्स नॉट खाली पेबल्स, इट विल बी नोन एज क्रेडिटर्स. सो फ्रेंड्स, एक एंट्री की दूसरी एंट्री या फिर तीसरी एंट्री अलग अलग नाम से पूछ सकते हैं, डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर. इसलिए आपको कंफ्यूज ना हो करके क्या करना है, इसको यहाँ पर स्टडी करना है. आगे देखते हैं. बेसिस एंड सैलरी दैट इज गिवन टू यू 10,000. ठीक है फ्रेंड्स, बेसिस आर द एक्सपेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, कहाँ दिखा देंगे. एक और चीज़ फ्रेंड्स, जब भी आपको बेसिस पहले देके सैलरी बाद में लिखा हो तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में सॉल्व करेंगे, लेकिन यही चीज़ उल्टी हो जाए, पहले सैलरी दे दिया फिर बेसिस देवे, तो इट विल बी सॉल्व इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चलो आगे चलते हैं. देन
ट्रेडिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। बिल्डिंग हमारी एसेट है, एक लाइन छोड़िए, बाहर जाने दीजिए एरो। फर्नीचर एसेट है, एक लाइन छोड़ो, बाहर जाने दो। ऑफिस इक्विपमेंट्स ये भी हमारी फिक्स एसेट है, एक लाइन छोड़ी, बाहर जाने दिया। पैकिंग मटेरियल स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है एज इट इज टू बी सोन इन द बैलेंस शीट। एसेट्स कॉलम में नीचे दिखा दो, पैकिंग स्टॉक 4000, कैश बैलेंस इज ओवर देयर दैट इज 2000। On the credit side, you have given the capital balance of Parthiv and Priya 24,000 and 16,000. Friends, we are doing trial entries. Always only have a one effect. So on the credit side, 24,000 and 16,000 has to be shown in opening balance. Payables मतलब creditors, वो हमने दिखा दिया वहाँ पर। Liability side में हमारी liability हुई। Goods distribute as sample, ठीक है। तो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, किसी भी तरह से गुड्स बिजनेस में जाएंगे तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड उसको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये करने के बदले में हम उसको परचेस में से भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। सो बोथ आर राइट, डोंट हैव टू बोदर अबाउट। बैंक ओवरड्राफ्ट मींस सब काइंड ऑफ लायबिलिटी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटी के कॉलम में शो ऑफ कर दिया 14,000। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रायल बैलेंस शीट फ्रेंड्स। ट्रायल बैलेंस के हर एक ट्रांजैक्शन की हम सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री देखेंगे। अब बारी आती है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में हमने आपको कल भी बताया था कि हर एक एंट्री की दो दो एंट्रियां देखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं वेरी वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने ट्रायल बैलेंस शीट की एंट्रीज कर ली थी और देख भी लिया था। अब हम देख रहे हैं एडजस्टमेंट, जो एडिशनल एडजस्टमेंट होती है। ट्रायल बैलेंस शीट के हर एक ट्रांजैक्शन की हमने एक इफेक्ट दी। अब एडजस्टमेंट के हर ट्रांजैक्शन की हम दो दो इफेक्ट देंगे। देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल एंड 12% ऑन ड्राइंग। पहले हम इंटरेस्ट की कैपिटल की बात करते हैं। तो आपकी कैपिटल 24,000 की है और 16,000 की है। उसका 8% निकालेंगे तो 1920 आएगा और 16,000 का 8% निकालेंगे तो 1280 आएगा। वो जो भी इंटरेस्ट आया। यहाँ क्रेडिट साइड है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पार्थिव का 1920 और दूसरे वाले का 1280। आउटर कॉलम 3200। अब बात करते हैं ड्राइंग्स के इंटरेस्ट की। तो आपका ड्राइंग्स का इंटरेस्ट 12% कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स। अगर आपको पार्थिव के बारे में ये नहीं कहा गया होता that Parthiv had withdrawn 400 rupees at the end of each month, तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखाया हुआ है रूल्स ऑफ ड्राइंग्स में कि when any partner draw within the first day, 15th day and 30th day, last day of the month, आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर at the end of the month कर रहा हो चार्ज एवरी मंथ से, तो एंड जो होगा उसका वो हो जाएगा 66/12। मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। जब पार्थिव ने टोटल 4,800 का ड्राइंग्स किया है ड्यूरिंग द ईयर, 12 महीने में। सो 12 मतलब पर मंथ कितना चार्ज कर ले रहा है वो ड्राइंग्स में 400। हालांकि आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पार्थिव इज ड्राइंग 400 रुपीज़ पर मंथ। सपोज ये तो पेपर सेटर अच्छा होगा तो दे दिया होगा, अदरवाइज नहीं देते। तो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ईयरली दिया हुआ है 4,800 डिवाइड बाई 12 400 पर मंथ। आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो 66/12 आएगा। सो 12 से 12 कट गया, 0 कट गया, 6 4 24 और 2 कैरी किया तो 26, तो 264। ये आया आपका पार्थिव का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्रिया की बात करते हैं तो प्रिया ने पर मंथ ड्राइंग्स नहीं किया हुआ है। प्रिया ने ड्राइंग किया है 1/10 को, तो 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। हमारा 31 मार्च को हिसाब पूरा हो जाएगा तो 6 मंथ तक उसके पास ड्राइंग्स की अमाउंट थी। तो शी विल पे द इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ डायरेक्टली। सो लो कैलसी पर 3200, उसका 12% जो भी आया उसका 6/12 कर दो तो आपका आंसर आएगा 192। ये दोनों डेबिट साइड पर हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड इसकी इफेक्ट दिखाई जाएगी। सिंपल फंडा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर एक एंट्री एक अकाउंट में डेबिट साइड पर आई है तो वही एंट्री दूसरे अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगी, या क्रेडिट आई तो डेबिट आएगी।
दोनों एक ही साइड एंट्रीज तो नहीं आएंगी, क्योंकि हमारा ड्यूअल इफेक्ट कॉन्सेप्ट ही है, एक एंट्री डेबिट है, दूसरी क्या हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। अब 10,000 की क्रेडिट सेल हुई है, हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई है, तो अब करनी पड़ेगी। तो सेल में जाओ, सेल में अनरिकॉर्डेड सेल 10,000। अब सेल बढ़ी तो सेल का सीधा इफेक्ट किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर, क्योंकि एज वी नो दैट इफ वी इंक्रीज अवर सेल अवर डेटर्स विल बी इंक्रीज्ड। तो डेटर्स आपके जितने हैं 48,000 के हैं, उसमें अनरिकॉर्डेड सेल ऐड हो जाएगी, क्रेडिट सेल एक्चुअली ऐड हुआ। अगर यहाँ कैश सेल होता तो हम इसको वहाँ तो ऐड करते ही करते, लेकिन इसकी इफेक्ट यहाँ ना आकर कैश अकाउंट में चली जाती हो, ठीक है, क्योंकि कैश बढ़ता था वहाँ पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि 48,000 में 10,000 प्लस करते हैं तो इट विल बी टोटल 58,000 रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। एंड total of sales book March is overcast by 2,000. Now this is not the entry, this is just an information. आप जब सेल्स का टोटल कर रहे थे तो वहां पे आपने 2,000 ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया है। तो जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा टोटल ज़्यादा करने की या कम करने की, तो आप सिर्फ क्या करोगे, उसकी एक इफेक्ट दोगे। अगर ज़्यादा गिना है तो माइनस कर दोगे, इफ़ इट इज़ कैलकुलेटेड लेस देन इट विल ऐड ओवर हियर। तो यहाँ ज़्यादा गिना हुआ 2,000, तो हम क्या करेंगे, माइनस ओवर कास्ट ऑफ सेल दैट इज 2,000, माइनस कर दें 210 माइनस 2,000 टू लैख 8,000 एंड आउटर कॉलम। अब उसकी दूसरी इफेक्ट हम नहीं दिखाएंगे बिकॉज दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ एडिशनल बैड डेट्स ऑफ 2,000 रुपीज ऑन डेटर्स। आपके डेटर्स जो है 58,000 के हुए, उसमें से 2,000 बैड डेट्स निकालना है। तो फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर डेटर्स में से माइनस कर दी। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता होना चाहिए बैड डेट्स का फॉर्मेट बनता है, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग बैड डेट्स और जो ओपनिंग बैड डेट्स रिजर्व होती है वो दी नहीं गई, इसलिए हमने नहीं बनाया, वो डायरेक्टली बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कितना है 2,000 इनर कॉलम। क्यों, क्योंकि साथ में आपको बैड डेट्स रिजर्व भी दिया, इसलिए अंदर लिखा। बैड डेट्स रिजर्व मेंटेन करने के लिए कहा हुआ 5%। तो आपके डेटर्स अभी हाल है 56,000, उसका 5% कैलकुलेट करते हैं तो 2,800 रुपीज़ होगा। आउटर कॉलम बाहर निकालेंगे तो 53,200। वो जो 2,800 रुपीज़ बीडीआर की अमाउंट आई हुई है, इस अमाउंट को हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे 2,800 में। आउटर कॉलम इट विल बी 4,800 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 4,000 बिकेम ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब होता है खराब हो गया, जिसका आपको यूज़ नहीं है, नकामा हो गया। तो आप फर्नीचर में जाएंगे, वहाँ पर 4,000 लॉस ड्यू टू ऑब्सोल्यूशन, दैट इज 4,000। आउटर कॉलम है 6,000, तो 4,000 का तो लॉस हो गया आपका। एनी काइंड ऑफ लॉस एंड एक्सपेंसेस विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आगे चलें। एंड A court has finished a claim of 4,000 for not meeting the agreement to provide goods to the customer. अब हुआ कुछ ऐसा कि हमने किसी कस्टमर से पैसे ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके साथ, लेकिन उसका काम ऑन टाइम नहीं कर पाए, तो उसने जो मानहानि का दावा है वो हमारे ऊपर किया और कोर्ट ने क्लेम पास किया दैट आई हैव टू, मतलब जिसने जिम्मेदारी ली थी और काम पूरा नहीं किया उसको 4,000 का क्लेम उसको देना पड़ेगा कस्टमर को। तो आज वो हमारा क्लेम आया हुआ है 4,000 का, हमको भरना है, हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो कोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ द कोर्ट दैट इज 4,000। जिम्मेदारी बढ़ी पर एक तरह से खर्चा भी बढ़ा, लॉस भी हुआ बिजनेस में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस ड्यू टू क्लेम 4,000 रुपीज। देन फ्रेंड्स हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट की एंट्रीज। एडजस्टमेंट के हर एंट्री के ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग बेसिस ऑफ 2,000 इज रिकॉर्डेड टू बेसिस अकाउंट, बट आउटस्टैंडिंग बेसिस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस शीट। नाउ व्हाट इज गिवन कि आउटस्टैंडिंग बेसिस के नाम पे 2,000 रुपीज बाकी हैं, वो हमने आउटस्टैंडिंग बेसिस में तो ऐड कर दिए हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग बेसिस अकाउंट जो है, जो हमारा लायबिलिटी में होता है, वहाँ हमने उसको सॉल्व नहीं किया है, तो नहीं किया तो कर देंगे। दिस इज ऑल्सो एन इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन। तो अगर ऐसा बोलता कि देयर इज एन आउटस्टैंडिंग बेसिस ऑफ 2,000 दैट इज स्टिल टू बी रिकॉर्डेड, तो हम बेसिस में प्लस करते ट्रेडिंग अकाउंट में और 2,000 यहाँ सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी करना बाकी है।
यहाँ ये ऐसा बोल रहा है कि वहाँ तो एंट्री हो चुकी है, यहाँ 2000 की एंट्री करनी बाकी है, तो हमने वन इफेक्ट इज गिवन ओवर देयर। सो दिस इज ऑल अबाउट सम के अंदर कोई हिडन एंट्रीज नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट हमने गिना था उसमें 2 और 3 हिडन एंट्रीज थी, यहाँ नहीं लिया हुआ, वेरी गुड, कोई इशू नहीं है। अब हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं, प्लस माइनस करके जो रकम अंदर लिखी हुई है उन्हें बाहर निकालते हैं, फिर देखते हैं व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में आपको 2,08,000 दिया, प्लस 210,000 हुआ। डेबिट साइड में दोनों को माइनस किया तो डिफरेंस की अमाउंट 94,000 जो आई वो ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में आई। इस 94,000 को कन्वर्ट करते हैं क्रेडिट साइड में और प्रॉफिट एंड लॉस में, ये कितना हुआ 94,000। 94,000 यहाँ प्लस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो टोटल ये आ जाएगा। 94,000 में डेबिट साइड जितने भी खर्चे हैं ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस किया, डिफरेंस की रकम आपके पास आ रही है 65,200, जिसे हम नेट प्रॉफिट का नाम देंगे। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, वहाँ डेबिट साइड यहाँ कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड 65,200 प्लस ड्राइंग्स की रकम 456 प्लस हो जाएगी, तो 65,656। डेबिट साइड पर हम जो एक्सपेंसेस है कैपिटल के नाम, इंटरेस्ट के नाम पर, उसे माइनस करते हैं तो डिफरेंस की रकम आती है 62,456। ये जो रकम आई ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट गिना जाएगा। इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे। लेकिन कौन से रेशियो में, तो रेशियो मैंने आपको पहले ही कहा था दिया नहीं है। इफ द रेशियो इज नॉट गिवन देन विल डील ऑलवेज 1:1 इक्वल रेशियो ऑफ बोथ ऑफ द पार्टनर्स, इवन नॉट बोथ 3, 4, 5 व्हाटएवर द पार्टनर्स आर गिवन ओवर हियर, द रेशियो विल बी इक्वल अमंग ऑल। सो हम डिवाइड करते हैं इसको दो सेक्शन में, तो 31,228 दोनों का सेम सेम। यहाँ डेबिट साइड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड में। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्रेडिट साइड टोटल मानते हैं। यू कैन सी 57,148 और 48,508 ये टोटल आया। डेबिट साइड जो डिफरेंस थे उनको माइनस किया, हमारा बैलेंस कैरी डाउन हुआ कितना, 50 कैरी फॉरवर्ड हुआ 52,084 एंड 45,116। यहाँ अगेन डेबिट साइड है तो ये क्रेडिट साइड जाएगा, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड। हमने हेडिंग पहले से देके रखा हुआ, कैपिटल अकाउंट में पार्थिव और प्रिया दोनों का टोटल मारेंगे, बाहर निकालेंगे 97,200। इस तरह से यहाँ तो सारी एंट्रीज बाहर ही हैं, गेट द टोटल विल फाइंड 147,200 एज टोटल। एसेट्स में जाते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग के नीचे मैंने एक लाइन एरो छोड़ के बाहर निकाली हुई है, कोई इफेक्ट नहीं आई, कोई इशू नहीं है, डैश मारो और एरो करके बाहर निकाल दो। ठीक है, यहाँ पर सॉरी अंकल, सॉरी इस तरह से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने जगह छोड़ी है तब आप एरो मार के उसको बाहर निकाल दो, सेम अमाउंट, आपका कोई नंबर कटेगा नहीं। फर्नीचर की एंट्री हो चुकी है, ऑफिस इक्विपमेंट्स में कोई एंट्री नहीं है, डैश मार के बाहर निकाल दो 4,000। डेटर्स ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं और बाकी सब बाहर है। तो अब एसेट्स का भी साइड का टोटल मारते हैं तो विल कैन सी 147,200 रुपीज आर ओवर देयर। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो बैलेंस शीट है वो मिल जानी चाहिए। बैलेंस शीट मिल गई मतलब आपके 11 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर करके बार बार देख सकते हैं आप लोग, देखिए, खुद भी गिनने की कोशिश कीजिए। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस है समझने में, समझाने में। समझाते हम वैसे ही रहें लेकिन आप लोगों की समझ में बहुत फेर पड़ जाता है। अगर हम ऑफलाइन एक्सप्लेन करते हैं तो यही क्वेश्चन आपका हाफ आवर टू 45 मिनट्स का होता है, लेकिन ये भी क्वेश्चन 20-25 मिनट्स में कवर हो जा रहा है। हमारी स्पीड भी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, या फिर हम पहले से लिख के रखते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं, उसका एक्सप्लेन करते हैं, तो मेरी पॉसिबल थोड़ी डिफिकल्टी हो। लेकिन फ्रेंड्स, आपको कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन करना है। आप देखिए, स्टडी करिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो यू कैन राइट मी डाउन, यू हैव माई ऑन नंबर है, माई व्हाट्सअप नंबर, अथवा इसी में कमेंट बॉक्स में आप कोई इंक्वायरी आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। इफ़ यू आस्क आई विल रिप्लाई, दैट्स माई प्रॉमिस। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।